इससे पहले की वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से बच्चों के सोशलाइजेशन पर, उनके समाजीकरण पर, उनकी कास्ट का, क्लास का, कल्चर का, रिलीजन का, रीजन का, इन चीज़ों का असर बच्चों के सोशलाइजेशन पे पड़ता है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस कि तत्कालीन समाज और बच्चों के पालन पोषण की प्रथाएं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बच्चा अलग अलग तरह की फैमिली में पलता बढ़ता है, ठीक है। तो किस तरह से, चाहे सिंगल पेरेंट फैमिली हो, चाहे वर्किंग पेरेंट्स हो, चाहे न्यूक्लियर, चाहे जॉइंट फैमिली हो, ठीक है, चाहे जो अनाथालय में या सुधार गृह, रिफॉर्म होम्स में रहने वाले बच्चे हैं, तो अलग अलग फैमिलीज में रहने वाले जो बच्चे हैं, किस तरह से उनका पालन पोषण होता है और उसका उनके सोशलाइजेशन पर क्या क्या असर पड़ता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, बच्चों के पालन पोषण की प्रथाओं की बात करें, तो देखिए अलग अलग फैमिलीज हैं जहां पर बच्चों का अलग अलग तरीके से पालन पोषण होता है और किस तरह से अलग अलग तरह की फैमिली में बच्चों का सोशलाइजेशन होता है। तो देखिए सिंगल पेरेंट, एकल अभिभावक, वर्किंग पेरेंट्स, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, चिल्ड्रन एंड ऑर्फनेज की अनाथालय में जो बच्चे हैं, और जो रिफॉर्म होम्स, सुधार गृह में रहने वाले बच्चे हैं। तो ये अलग अलग हमने देखा कि चाहे सिंगल पेरेंट है, वर्किंग पेरेंट्स है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो इन अलग अलग तरह की फैमिलीज में बच्चों का किस तरह से पालन पोषण होता है। इसके अलावा जिनकी कोई फैमिली नहीं है, जो बच्चे अनाथालय में रहते हैं, जो बच्चे सुधार गृह में रहते हैं, रिफॉर्म होम में रहते हैं, तो वहां पे बच्चों का किस तरह से सोशलाइजेशन होता है। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल पेरेंट की, ठीक है, एकल अभिभावक, तो क्वेश्चन आता है कि सिंगल पेरेंट कौन होते हैं। अ सिंगल पेरेंट इज अ पर्सन हु हैज अ चाइल्ड बट डज नॉट हैव अ लाइफ पार्टनर फॉर द चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग। कि एकल माता पिता वह व्यक्ति हैं, चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, चाहे हम माता की बात करते हैं, चाहे पिता की बात करते हैं, चाहे फादर की बात करते हैं, चाहे मदर की बात करते हैं, जिनके पास संतान तो होती है लेकिन बच्चे के पालन पोषण के लिए उनका कोई जीवन साथी नहीं होता। मतलब क्या है कि अगर चाहे बच्चा अपने माता के साथ रह रहा हो, चाहे पिता के साथ रह रहा हो, मतलब माता पिता दोनों साथ में नहीं रहते, कोई एक रहता है, तो इसमें जो लाइफ पार्टनर होता है उसका अभाव होता है। बच्चा या तो अपनी माता के साथ रह रहा होता है या अपने पिता के साथ। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका डिवोर्स एक रीजन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि मदर ने फादर को छोड़ दिया हो, फादर ने मदर को छोड़ दिया हो, विधवा बनना, घरेलू हिंसा की वजह से जो मदर है अपने बच्चों के साथ उस घर को छोड़ के निकल गई हो, रेप भी इसका एक रीजन हो सकता है, या बच्चों को गोद लेना। तो ये अलग अलग तरह के रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो पेरेंट है वो क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। या तो बच्चे के साथ फादर होते हैं या बच्चे के साथ उनकी मदर होती है। तो इस तरह से इस फैमिली को हम क्या कहेंगे, जिसमें बच्चा या तो अपने फादर के साथ रह रहा होता है या सिर्फ अपनी मदर के साथ। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल पेरेंट फैमिली, एकल अभिभावक, ठीक है। तो इस तरह की फैमिली में बच्चों का किस तरह से पालन पोषण होता है, उनका किस तरह से सोशलाइजेशन होता है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सिंगल पेरेंट फैमिली में ना बच्चों का सोशलाइजेशन जो होता है, तो इसमें काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। पहला, कस्टडी प्रॉब्लम। अगर मान लो मदर और फादर के बीच में डिवोर्स वाली जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा किसके साथ जाएगा, मदर के पास जाएगा या फादर के पास जाएगा, दोनों के साथ तो रह नहीं सकता। तो यहाँ पे कस्टडी प्रॉब्लम होती है। तो मान लो बच्चा अगर चाहता है नहीं मुझे अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है, लेकिन बच्चे के पास अब ऑप्शन है, कोर्ट में केस चल रहा है, बताओ बच्चा पेरेंट्स के मम्मी के साथ रहेगा या फादर के साथ रहेगा। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिससे क्या होता है कि बच्चे की लाइफ में, फैमिली की लाइफ में जो शांति है, पीस है, उसका अभाव होता है। बच्चा मदर के पास रहेगा या फादर के पास रहेगा। तो कस्टडी प्रॉब्लम, जिससे क्या होता है, लैक ऑफ पीस, शांति का अभाव होता है। सोशल रिजेक्शन, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो सिंगल पेरेंट फैमिली होती है ना, बच्चा अपनी मदर के साथ रह रहा होता है या अपने सिर्फ फादर के पास रह रहा होता है, किसी कारणवश मदर फादर एक साथ नहीं रहते। तो इस तरह की जो फैमिली होती है, कहीं ना कहीं उनको सोशल रिजेक्शन, सामाजिक अस्वीकृति का सामना उनको करना पड़ता है। सोसाइटी जल्दी से इस तरह की जो फैमिली है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है।
इसके अलावा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड, तो देखिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो इससे क्या होता है कि बच्चों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि बच्चे के साथ मदर फादर नहीं रह रहे होते, कोई एक रह रहा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है फैमिली में जो है जो शांति का अभाव होता है, अशांति बनी रहती है, सोशल रिजेक्शन रहता है, तो इससे बच्चों के पर एक नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है उनके सोचने समझने पर। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, देखिए अगर आपके साथ आपका पूरा परिवार नहीं है और आप अपने मदर के साथ रह रहे हो, फादर के पास रह रहे हो, दुनिया भर की झंझटें हैं, ठीक है, सोशल रिजेक्शन है, कस्टडी की प्रॉब्लम है, लाइफ में आपके शांति नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में आत्मविश्वास जो होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है, उसका अभाव होता है। और इसके अलावा सिंगल पेरेंट में एक और प्रॉब्लम होती है कि देखिए अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके पास रिसोर्सेस रहते हैं, लेकिन सिंगल फैमिली में, अगर हम सिंगल पेरेंट फैमिली में देखते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज। मान लो बच्चा अपनी मदर के साथ रहता है, मदर है जॉब कर रही है, उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है, अगर मान लो यही हम देखें लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों के पास कहीं ना कहीं जो उसको रिसोर्सेज मिलनी चाहिए, जो संसाधन मिलने चाहिए वो नहीं होते, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अभाव होता है। स्कूल फेलियर, तो जब ये सारी प्रॉब्लम बच्चों की लाइफ में है तो पढ़ाई में मन लगता नहीं है, ध्यान लगा नहीं पाता। तो स्कूल फेलियर, विद्यालय में उसको असफलता मिलती है। कई बार जो बच्चा है बुरी आदत में पड़ जाता है, उसको नशे की लत लग जाती है। और धीरे धीरे एंटी सोशल बिहेवियर की, अगर समाज से उसको रिजेक्शन मिलने लगता है, समाज के लोग उसके साथ सही व्यवहार नहीं करते, तो एंटी सोशल बिहेवियर, समाज विरोधी व्यवहार बच्चे का हो जाता है। और प्रॉब्लम ऑफ डेलिकेंसी की, इस तरह से बच्चा क्या हो सकता है, एक समस्या होती है कि बच्चा धीरे धीरे अपराध की तरफ आगे बढ़ जाए, आपराधिक गतिविधियों में लग जाए। तो एज अ पेरेंट्स हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए जो सिंगल पेरेंट हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शो योर लव, कि बच्चों को अपना प्यार दिखाओ, ठीक है। क्रिएट अ रूटीन, कि एक डेली रूटीन बनाओ बच्चों का, ठीक है। रूटीन बनाओ, सेट लिमिट्स की सीमा तय करें कि बच्चों का एक, मान लो उनका रूटीन होना चाहिए, किस टाइम उठना है, कितना टाइम पढ़ना है, कितने टाइम खेलना है, ठीक है। तो एक पूरा रूटीन होना चाहिए। सेट लिमिट्स की सीमा तय करना है, क्या बच्चों को करना चाहिए, क्या बच्चों को नहीं करना चाहिए, तो इसकी भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, ठीक है। डोंट फील गिल्टी, अब मान लो चलो मदर फादर है, किसी भी रीजन से अलग हो चुके हैं, ठीक है, तो अब गिल्टी फील नहीं करना। हमें क्या करना है कि अपने गोल पर ध्यान देना है, ठीक है। मदर फादर अलग हो गए, डिवोर्स हो गया, घरेलू हिंसा, कोई भी रीजन हो सकता है, तो जो हो चुका है उसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए अपने बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना जरूरी है। तो जो बीत चुका है उसके बारे में ना ध्यान देकर अपने प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में ध्यान दें, ठीक है। अगर पेरेंट परेशान रहेंगे तो बच्चों पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो पेरेंट्स को बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करना, बल्कि अपने और अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना है। टेक केयर योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें, पेरेंट्स का काम है अपना ध्यान रखेंगे, अपने ठीक से रहेंगे तो बच्चे भी ठीक से रहेंगे, इसलिए पेरेंट्स अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। स्टे पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें। सकारात्मक रहेंगे तो आप अपने जीवन से जो नेगेटिविटी है ना उसको दूर रख सकते हैं, और आपकी जीवन से अगर नेगेटिविटी, नकारात्मकता दूर होगी तो आप एक अच्छे रास्ते पर चलेंगे, एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्किंग पेरेंट्स, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है वर्किंग पेरेंट्स मतलब एक इस तरह की फैमिली जिसमें माता पिता दोनों ही काम पे लगे होते हैं, माता पिता दोनों ही जॉब करने वाले होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर माता पिता दोनों ही जॉब करने वाले हैं तो बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपने जीवन में, अपने काम काज में ही ज्यादा व्यस्त होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए पैसा तो होता है लेकिन टाइम नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह की फैमिली में किस तरह से बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, किस तरह से बच्चों की जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस है वो होती है। तो देखिए एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ टाइम, कि पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता, जितना टाइम बच्चों को देना चाहिए उतना वो टाइम नहीं दे पाते। तो इससे क्या होता है, लैक ऑफ मोरल प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांतों का अभाव हो जाता है। तो हम कहते हैं ना कि जो पेरेंट्स हैं वही बच्चों के रियल टीचर होते हैं, वही बच्चों के पहले टीचर होते हैं।
लेकिन अगर पेरेंट्स के पास ही बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो फिर क्या होगा? जो बच्चों को वैल्यूज देने चाहिए, जो प्रिंसिपल देने चाहिए, जो स्पिरिचुअलिटी की जो नॉलेज दी जानी चाहिए, वो बच्चों को नहीं मिल पाता। तो लैक ऑफ मोरल प्रिंसिपल, तो इस तरह से क्या करते हैं फैमिली में, हम देखते हैं कि बच्चे और फैमिली के बीच में कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आ जाता है। बच्चों को जो बातें पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए वो उतना नहीं कर पाते, एक गैप आने लगता है। जो वैल्यूज बच्चों में डेवलप होने चाहिए वो वैल्यूज डेवलप नहीं हो पाते। तो इससे क्या होता है? इम्बैलेंस लाइफ हो जाता है, असंतुलित जीवन हो जाता है। देखिए, बच्चों को अच्छे से सिखाने के लिए चाहिए कि पेरेंट्स के पास भी बच्चों के लिए टाइम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों का पहला स्कूल उसका घर होता है, पहले टीचर उसके पेरेंट्स होते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स के पास ही बच्चों के साथ टाइम ना हो स्पेंड करने के लिए, बच्चे सारा दिन जो है मेड के साथ, जो घर में नौकर चाकर, उन्हीं के साथ निकल जाते हैं। पेरेंट्स जो है अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक गैप आ जाता है। जो वैल्यूज बच्चों को मिलने चाहिए वो वैल्यूज बच्चों को नहीं मिल पाते। तो इम्बैलेंस लाइफ, असंतुलित जीवन हो जाता है। ठीक है। इमोशनल ब्रेकडाउन, तो इससे क्या होता है कि जो भावात्मक रूप से बच्चे जो हैं क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है। जो घर में उनको प्यार सहानुभूति जो मिलनी चाहिए अगर नहीं मिल पाता तो बच्चा क्या होता है कि भावात्मक रूप से इमोशनल ब्रेकडाउन आ जाता है, भावात्मक रूप से बच्चे टूट जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं हमें जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वहां पे हम देखने को मिलता है। तो बच्चों का इस तरह से सोशलाइजेशन होता है। अब हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम एज ए वर्किंग पेरेंट्स के रूप में आप इस तरह की जो समस्या है उसका सामना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट की, बाल विकास को समझना चाहिए। ठीक है। जैसे आप सब डीएलएड बीएड में आकर जब चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो आप उसमें पता चलता है कि जो बच्चों की लाइफ के जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, इन स्टेजेस पे किस तरह से बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है, किस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीजें जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट को समझते हैं तो एज अ पेरेंट्स, ठीक है, आपको बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट को समझना चाहिए, उसी तरीके से बच्चों से डील करनी चाहिए। बच्चों को जो प्यार देना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए, ताकि बच्चा एक सही डायरेक्शन में जा सके। केयरिंग ऑफ द चाइल्ड हेल्थ, कि बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य में सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं आती, बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रोवाइडिंग मोरल गाइडेंस, की नैतिक निर्देशन उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है। कि बच्चों को मानसिक रूप से भी अगर हम स्वस्थ रहने की बात करें तो प्रोवाइड मोरल गाइडेंस, की मानसिक रूप से भी बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। किस तरह से पेरेंट्स जो है उनको बच्चों को टाइम कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, एज अ फ्रेंड रहना चाहिए। ठीक है। वीक में बच्चों के साथ घूमने जाएं। ठीक है। तो ये सारी की सारी की बच्चों को एक मोरल जो गाइडेंस है उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन, की बच्चों के साथ समय व्यतीत करना। लव चिल्ड्रन, की बच्चों को प्यार करना। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, बातें हैं, इसको ध्यान देकर बच्चों को एक जो बच्चों का जो सोशलाइजेशन है उसको सही तरीके से, उसको एक सही डायरेक्शन में उसको किया जा सकता है और बच्चों को अच्छी चीजें सिखाई जा सकती हैं। ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो देखिए, न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पर दो जनरेशन के लोग रहते हैं, जो दो जनरेशन का मतलब है बच्चे और उनके माता पिता। और न्यूक्लियर फैमिली या फैमिली इन विच टू जनरेशन लिव टुगेदर, की एक एकल परिवार वह परिवार है जिसमें दो पीढ़ियों के लोग साथ रहते हैं। तो इसमें दो पीढ़ी क्या हो गए, माता पिता और बच्चे। ठीक है। तो बस यही दो जनरेशन के लोग साथ रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार। ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली में किस तरह से बच्चों का सोशलाइजेशन होता है? तो देखो, यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली में, जॉइंट फैमिली में तो 3 या उससे ज्यादा जनरेशन के लोग साथ रहते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में जब सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों को ज्यादा फ्रीडम मिलती है कहीं ना कहीं। ठीक है। लिमिटेड इमोशनल सपोर्ट, कि बच्चों का सीमित भावात्मक समर्थन। तो देखिए, जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि एक फैमिली में मदर हैं, फादर हैं, चाचा चाची सब रहते हैं, ताऊ ताई, ये सब दादा दादी सब रहते हैं, तो बच्चों के पास इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो यहाँ पे माता पिता ही होते हैं सिर्फ, तो बच्चों के कहीं ना कहीं इमोशनल जो सपोर्ट है वो कम मिलता है, उतना ज्यादा नहीं मिलता, इमोशनल बर्डन। तो अब क्या होता है कि माता पिता की अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं,
कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, वो बनेगा। तो इमोशनल जो बर्डन है बच्चों पर यहाँ पर ज्यादा होता है। जॉइंट फैमिली में बच्चे ज्यादा होते हैं, कहीं ना कहीं वो इमोशनल बर्डन उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स की बच्चों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। लोनलीनेस एंड आइसोलेशन की अकेलापन और अलगाव, तो देखिए न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि सिर्फ पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स अगर मान लो वर्किंग है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं जो उनका एक जो सामाजिक जो बाउंडेशन है, सोशल लाइफ जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चा उससे अलग हो जाता है। और बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में कहीं ना कहीं अकेलेपन और जो अलगाव का भाव जो है उसमें डेवलप होने लगता है। देखिए आप सब भी अगर न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं और कई साल में एक या दो बार जब आप अपने गांव जाते हैं, अपने दादा दादी के पास जाते हैं, तो वहां पर आपको काफी अच्छा लगता है, एक अपनापन सा लगता है। लेकिन जब वापस आप अपनी फैमिली में आते हो, शहर आते हो, ठीक है, तो फिर से आपकी वही मदर फादर और आप सिर्फ हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो सिंगल चाइल्ड है कि आप दो तीन भाई बहन ना होकर सिंगल हैं, तो कहीं ना कहीं आप में वो अकेलापन और जो अलगाव का जो भाव है वो आने लगेगा। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जॉइंट फैमिली में जिम्मेदारियां सब में बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली में बात करें तो जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बच्चों पर आ जाती हैं। मान लो मदर फादर वर्किंग है, तो घर का काफी सारा काम भी बच्चों पर आ जाता है। तो न्यूक्लियर फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा बच्चों पे होती है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, तो देखिए न्यूक्लियर फैमिली में जैसे लोनलीनेस, अगर हम आइसोलेशन की बात करते हैं, तो अकेले रहते रहते, ठीक है, आप में अकेले रहने की आदत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जब आपको और चार लोगों के साथ रहना पड़े तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आपको आने लगती है, ठीक है। लेस सोशल, तो इससे क्या होता है कि कम सामाजिक। तो अगर हम सोशल डेवलपमेंट जितना अधिक जॉइंट फैमिली में होता है उतना ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली में नहीं हो पाता। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें किस तरह से बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जॉइंट फैमिली होती क्या है। तो जॉइंट फैमिली जहाँ पर 3 या उससे ज़्यादा जनरेशन के लोग एक साथ रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर मदर फादर, ठीक है, बच्चे हैं, मदर फादर हैं, दादा दादी हैं, चाची चाचा हैं, ताऊ ताई हैं, तो इस तरह से जहाँ पे 3 या उससे ज्यादा जनरेशन के लोग एक साथ रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं। यहाँ पे लोग एक हम कहते हैं ब्लड जो रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस फैमिली में किस तरह से बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की मजबूत समर्थन प्रणाली, कि यहाँ पर आपको इमोशनल सपोर्ट काफी ज्यादा ज्यादा मिलता है, क्योंकि फैमिली में आप सिर्फ मदर फादर ही नहीं बल्कि आपके चाचा चाची भी हैं, ताऊ ताई भी हैं, दादा दादी भी हैं, तो इमोशनल सपोर्ट काफी मिलता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सब में शेयर्ड हो जाती हैं। कल्चरल प्रिजर्वेशन की, आपका जो सांस्कृतिक जो संरक्षण है वो ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, वित्तीय स्थिरता में दिखाई देती है कि परिवार में जो भी ओकेजन, जो भी फंक्शन होते हैं, तो सब एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो सभी की हेल्प से जो चीजें आगे बढ़ती हैं, काम आसान हो जाता है। मोर सोशल, अगर हम एक बात करते हैं जॉइंट फैमिली में, तो यहाँ पे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे दो या उससे ज्यादा फैमिली के लोग साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। बच्चों की बात करें तो काफी सारे जो बच्चे हैं, चाहे हम चाचा चाची की बात करें, चाहे हम ताऊ ताई की बात करें, सभी के बच्चे साथ में आपस में मिलकर रहते हैं, तो यहाँ पे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। और बच्चों में वैल्यूज डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलते हैं कि बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। तो यहाँ पर जो वैल्यूज डेवलपमेंट है, मूल्यों का विकास, वो भी हमें अधिक देखने को मिलता है। एडजस्टमेंट, समायोजन बच्चों का आसान हो जाता है एक दूसरे के साथ रहते हुए, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन एंड बॉन्डिंग, सामाजिक संपर्क होता है, ठीक है। बड़ी फैमिली है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ एक्टिविटी करते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है। तो इस सारी की सारी जो जॉइंट फैमिली में हमें चीजें देखने को मिलती है, तो इस तरह से बच्चों की जो चाइल्ड लर्निंग प्रैक्टिसेस होती है, उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, उनका सोशलाइजेशन होता है। अगर हम बात करें ऑर्फेनेज, अनाथालय की बात करें, तो देखिए मान लो वो बच्चे जिनकी कोई फैमिली नहीं है, जो बच्चे पैदा हुए और पैदा होते ही पता चला कि उनके पेरेंट्स ही नहीं, तो अच्छे ऐसे बच्चे अनाथालय में रहते हैं। तो अनाथालय एक आवासीय संस्था है जो अभिभावकों की अनुपस्थिति में उनके अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए समर्पित है।
तो ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक संस्था जहाँ पे बच्चे रहते हैं लेकिन वहाँ पे उनके पेरेंट्स नहीं है, किसी कारणवश, या तो मदर फादर है, उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन में बी डेड और अब्सेंट, कि बच्चों के माता पिता मृत अथवा अनुपस्थित हैं, तो ऐसे में बच्चों का सोशलाइजेशन किस तरह से होगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, नेग्लेक्ट एंड अब्यूज, उपेक्षा और दुर्व्यवहार, तो हम देखते हैं इस तरह के जो ऑर्फनेज, अनाथालय में बच्चे रहते हैं, उनके पास किसी तरह का सामाजिक सपोर्ट नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको सामाजिक उपेक्षा और दुर्व्यवहार, निग्लेक्ट एंड अब्यूज, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सोशल आइसोलेशन, की सामाजिक अलगाव, समाज से बिल्कुल ये बच्चे अलग थलग रह जाते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली जो है आपको समाज से जोड़े लगती है, लेकिन अगर आपकी फैमिली नहीं है तो कहीं ना कहीं सोशल आइसोलेशन आ जाता है। लेस सोशलाइजेशन, समाज जब इन बच्चों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, इनका सामाजिकरण, सोशलाइजेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म, तो इससे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से, कई बार हमने देखा है कि ऑर्फनेज जो होते हैं, अनाथालय होते हैं, वहां पे बच्चों का एक फैमिली में जितना सही से ध्यान रखा जाता है, ऑर्फनेज में वहां पे बच्चों का सही से ध्यान नहीं रखा जाता, तो उनको शारीरिक रूप से भी कई बार देखते हैं उनका जो हरासमेंट होता है, मानसिक रूप से भी उनका हरासमेंट होता है। लैक ऑफ लव एंड सिंपैथी, कहीं ना कहीं प्रेम और सहानुभूति का यहाँ पर अभाव हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह से बच्चों का सोशलाइजेशन देखने को मिलता है। कई जगह हो सकता है कि बच्चों का अच्छे से ध्यान रखते होंगे, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे उनका अच्छे से ध्यान नहीं रख सकते, और जो प्यार, जो सिंपैथी, जो सोशलाइजेशन जो एक फैमिली में होता है, वो एक ऑर्फनेज में उतने अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफॉर्म होम, सुधार गृह। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे छोटी उम्र में, हम देखते हैं 18 साल से कम उम्र में बच्चे जो आपराधिक प्रवृत्ति में लग जाते हैं और कोई ना कोई क्राइम करते हैं, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ ऐसे करके, जो इस तरह के जो बच्चे क्राइम करते हैं, तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जेल में नहीं भेजा जाता, तो उन बच्चों के लिए होते हैं रिफॉर्म होम, सुधार गृह। ठीक है, वहां पे बच्चों को वहां पे भेजा जाता है, और उनकी जो पढ़ाई लिखाई सारी जो है बच्चों को रिफॉर्म होम में ही करनी पड़ती है। तो छोटी उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले बच्चों के लिए ऑब्जर्वेशन होम, जिसको रिफॉर्म होम भी हम कहते हैं, बनाया जाता है। इन गृह में किशोरों को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है, जैसे उनको एजुकेशन दी जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो कम उम्र में ही अगर बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति में, इस चीजों में लग जाते हैं, तो उन बच्चों को जेल में ना भेजकर इन रिफॉर्म होम में भेजा जाता है, और उनको वहां पे सुधारने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से रिफॉर्म होम में रहने वाले बच्चे भी हम देखते हैं, बिल्कुल इनके साथ भी जो है नेग्लेक्ट एंड अब्यूज की, इन पे इनके इनके साथ भी उपेक्षा और दुर्व्यवहार होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है गलत एक्टिविटी एक्टिविटी में लग चुके थे, और इसीलिए वो इस तरह के रिफॉर्म होम में आए। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं बहुत सारे रिफॉर्म होम ऐसे हैं जहाँ पर जहाँ की जो एनवायरनमेंट है, जो स्थिति है, उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी हम देखते हैं बच्चों का काफी ज्यादा मेंटल और जो फिजिकल हरासमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब बच्चे इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उनका सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव हो जाता है, लेस सोशलाइजेशन। ठीक है, फिजिकल साइकोलॉजिकल हार्म, लैक ऑफ लव एंड सिंपैथी देखने को मिलती है। ठीक है, प्रेम और सहानुभूति का अभाव। तो अनाथालय की तरह हम देखते हैं रिफॉर्म होम्स में भी काफी सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। बस फर्क क्या होता है कि अनाथालय में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन रिफॉर्म होम में रहने वाले बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स तो हैं, लेकिन बच्चे जो हैं आपराधिक प्रवृत्ति के कारण उन बच्चों को ने गलत काम किया, जिसकी वजह से उनको रिफॉर्म होम में लाया गया। लेकिन इन रिफॉर्म होम में रहने वाले बच्चों के साथ भी जो निग्लेक्ट एंड अब्यूज, उपेक्षा और दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार होता है। ठीक है, सामाजिक अलगाव हो जाता है, उतना अच्छा सोशलाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि एक्सपीरियंस इनको अच्छा नहीं मिलता। फिजिकल एंड सोशल साइकोलॉजिकल हरासमेंट होता है। लैक ऑफ लव एंड सिंपैथी, प्रेम और सहानुभूति का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, की बच्चों के पालन पोषण के मुख्य तत्व कौन से हैं। ऐसी क्या क्या चीजें हैं अगर जो बच्चों को मिले तो बच्चा एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट भी ना मिले फिर भी अगर ये जो अगर हम एस्पेक्ट हैं, अगर ये बच्चों को सही तरीके से तो मिले तो तब भी बच्चा आगे बढ़ सकता है, अपने गोल को अचीव कर सकता है। तो देखिए, डिसिप्लिन,
लाइफ में अनुशासन, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में अनुशासन है तो आप हर काम के लिए आपके पास पूरा टाइम होगा, पढ़ने के लिए टाइम होगा, खेलने के लिए टाइम होगा। आपका जो लाइफ है, जीवन है, अव्यवस्थित नहीं होगा। तो लाइफ में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। जितने भी आप कामयाब लोगों को देखोगे, चाहे कोई गरीबी से निकलकर आईएएस बना, पीएम बना, राष्ट्रपति बना, तो इन लोगों के जीवन में अनुशासन जरूर होगा। ठीक है, गाइडेंस, एक निर्देशन, ठीक है, एक प्रॉपर गाइडेंस कि अच्छे लोगों की गाइडेंस, ठीक है, एक अच्छी सलाह हमें हमेशा आगे बढ़ाती है। तो आपकी लाइफ में आप आज जिस लेवल पे भी हैं, ठीक है, एक कामयाब इंसान से भी अगर बात करोगे तो उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा गाइडेंस होगा। गाइडेंस अच्छा मिले तो आप हमेशा एक अच्छी राह पर आगे बढ़ते हैं, अगर गाइडेंस अच्छा ना मिले तो आप हमेशा गलत रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोल, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ पाने के लिए आपका गोल होना भी बहुत जरूरी है। लक्ष्य होगा तभी आप उसको पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक अच्छी एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बच्चों के अच्छे पालन पोषण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट का होना भी बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी, बच्चों को अगर आप आगे बढ़ाना है तो आपको बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी करने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बच्चों के जीवन में मोटिवेशन का होना भी बहुत जरूरी है। मोटिवेशन ही होता है जो बच्चों को जमीन से आसमान तक उठाता है। कई बार बच्चे अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो ऐसे में चाहे पेरेंट्स की बात करें, चाहे टीचर की बात करें, चाहे फ्रेंड्स की बात करें, उनका मोटिवेशन ही बच्चों को फिर से उठाता है, फिर से आगे बढ़ाता है। वैल्यूज, कि अच्छे वैल्यूज हमें लाइफ में आगे बढ़ने में, गलत चीजों से हटने में और सही चीजों की तरफ बढ़ने में हमें मदद करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जिसके जीवन में ये सारी चीजें होंगी, अच्छी अच्छी चीजें होंगी, वो बच्चा हमेशा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है। एक कामयाब इंसान, और ये कोई इंसान जो कामयाब नहीं हो पाया, गलत रास्ते पे चला गया, तो उनके लाइफ में ये जो पॉइंट है ना, ये मायने रखते हैं। ये चीजें सही मिली तो बच्चा आगे बढ़ गया, नहीं मिली तो बच्चा गलत रास्ते की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।